नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुमित सर एकेडमी पर। आज के सेशन में हम जो है IBPS PO प्री एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन शानदार अरिथमेटिक के सवाल जो है सॉल्व करने वाले हैं। तो सेशन जो है अटेंड करने का आपका जो तरीका रहेगा वो ये रहेगा कि जैसे ही सवाल आपके सामने आए आप वीडियो को जो है पॉज कीजिएगा, पहले सवाल खुद से ट्राई कीजिएगा टाइमर लगाकर, है ना, 1 मिनट का टाइमर लगाकर, है ना, या कोई कोई सिंपल क्वेश्चन दिखता है तो 45 सेकंड का टाइमर लगाकर उस टाइम ड्यूरेशन में आप सॉल्व करने का ट्राई करना और उसके बाद उसका जो है सॉल्यूशन देखना। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं। स्टूडेंट गेट्स एन एग्रीगेट 60% मार्क्स इन 5 सब्जेक्ट्स इन द रेशियो दिस 10 9 8 7 6 if passing marks are 50% of the maximum marks and each subject has the same maximum marks, in how many subjects did he pass the examination? कितने सब्जेक्ट में उसने एग्जामिनेशन पास किया। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए, सवाल को एक बार जरूर ट्राई कीजिए और फिर सॉल्यूशन देखिए। देखो हर एक सब्जेक्ट्स में मार्क्स जो है इक्वल है, तो मैंने मान लिया कि हर एक सब्जेक्ट जो है 100 नंबर का है। टोटल कितने सब्जेक्ट है? 5 सब्जेक्ट, तो टोटल जो मार्क्स हो गए मैक्सिमम मार्क्स 100 इंटू 5 यानी कितने हो गए? 500। यानी टोटल जो मैक्सिमम मार्क्स हो जाते हैं वो 500 हो जाते हैं और उसके जो मार्क्स आते हैं वो ओवरऑल कितने आते हैं? 60%, है ना। ही गॉट ओवरऑल 60% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स, तो हम इसका निकाल देंगे 60% यानी कि 300, यानी उसके कुल मिलाकर 300 मार्क्स आए पांचों सब्जेक्ट में मिलाकर। और जो 300 मार्क्स है वो किस रेशियो में डिवाइड होंगे? हम कह सकते हैं 10 9 8 7 6, इस रेशियो में मुझे इस नंबर को स्प्लिट करना है। तो क्या मैं इसको स्प्लिट करूं? नहीं, मुझे सिर्फ ये देखना है कि कितने सब्जेक्ट में वो पास हुआ, यानी कितने सब्जेक्ट में उसके 50 नंबर से ज्यादा आए। 50 नंबर क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स अगर 100 है तो इसका 50% कितना होगा? 50, है ना। तो मुझे बस चेक करना है कि इस रेशियो में इन यूनिट्स में से कितनी यूनिट्स की वैल्यू 50 से ज्यादा है। तो मैं ये देख रहा हूं कि 300 मार्क्स के लिए टोटल कितनी यूनिट्स हैं, इन सबका सम। इन सबका सम कितना है? वैसे आप ऐसे भी कर सकते हो क्योंकि ये नंबर एपी में है, 1 1 1 का डिफरेंस है, मिडिल नंबर इज द एवरेज, सो 8 इज द एवरेज, सो टोटल इज 8 इंटू 5 यानी कि 40। यानी कि 300 मार्क्स जो है 40 यूनिट के बराबर है रेशियो में। तो 50 मार्क्स कितने के बराबर होंगे? तो 300 से 50 लाने के लिए मुझे 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। 6 से डिवाइड किया तो 50 आया और इसमें 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 6.66। यानी 50 मार्क्स के लिए मुझे रेशियो में 6.66 यूनिट्स की जरूरत है। कितनी वैल्यू 6.66 से ज्यादा है? 1 2 3 4, 4 वैल्यू 6.66 से ज्यादा है, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर। यस और नो? क्लियर है बात? बताइए। चलिए सेकंड क्वेश्चन, सभी लोग इसको देखें और एक बार ट्राई करें। 1 मिनट का आप टाइमर लगाओ और हो सके तो 45 सेकंड का। अगर आपकी प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं है, अभी आपने अरिथमेटिक में उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है, तो 1 मिनट का लगाओ। और अगर आप 1 साल से 6 महीने से ज्यादा से तैयारी कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको 45 सेकंड का ही टाइमर लगाना चाहिए। द रेशियो ऑफ द एज ऑफ अ मैन एंड हिज वाइफ इज 4:3। आफ्टर 4 years दिस रेशियो विल बी 9:7। ठीक है, ओके। तो मैन और वाइफ का जो रेशियो है ना वो क्या है? 4:3। मैन और वाइफ का जो रेशियो है 4:3 है और 4 साल बाद ये रेशियो 9:7 बन जाता है। ठीक है, तो 4 साल बाद मतलब इसमें भी 4 का गैप और इसमें भी 4 का गैप, दोनों में 4 4 का गैप होना चाहिए ना। तो दोनों में अगर 4 4 का गैप होना चाहिए तो मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ये वैल्यू अगर 1 यूनिट है, ये वैल्यू 2 यूनिट है, तो ये वाले गैप मुझे सेम बनाने पड़ेंगे। तो इसके लिए ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 8:6 और इसको एज इट इज रहने दो 9:7। तो हम ये देख पा रहे हैं कि दोनों में गैप सेम हो गया 1 1, राइट। और ये 1 यूनिट किसके बराबर होगा? 4 इयर्स के बराबर। तो 1 यूनिट इज व्हाट? 4 इयर्स के इक्विवेलेंट, क्योंकि दोनों 4 4 साल बढ़ेंगे, राइट। तो मैन की एज कितनी हो गई? 6 इंटू 4, 8 इंटू 4 32, और वाइफ की एज 6 इंटू 4 कितनी हो गई? 24। ये मैन की एज हो गई और वाइफ की एज हो गई। एट द टाइम ऑफ द मैरिज द रेशियो वॉज 5:3। मैरिज के टाइम पर रेशियो 5:3 था। अच्छा, आज रेशियो कितना है? 4:3, राइट। और मैरिज के टाइम पर रेशियो 5:3 था। तो यहां पर भी हम गैप सेम बनाएंगे। कैसे? यहां देखो 1 यूनिट का गैप है, यहां 2 यूनिट का गैप है। यहां इसको सेम रहने तो 5:3, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा 8:6। यस, तो ये भी 3 का गैप हो गया, ये भी 3 का गैप हो गया, राइट। और यहां पर अगर मैं देखूं तो जैसे मैन की एज कितनी है? 8 यूनिट यानी 32, यानी 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है? 4 के बराबर।
क्योंकि 8 की वैल्यू 32 मतलब 1 की वैल्यू 4, 1 की वैल्यू 4 मतलब 3 की वैल्यू कितनी हो गई, 3 इंटू 4 12, मतलब शादी कितने साल पहले हुई थी, 12 साल पहले। सो आंसर इज व्हाट, ऑप्शन ए। डन, यस। क्वेश्चन नंबर 3, distance traveled by a freely falling body is directly proportional to the square of the time for which it falls। जितने समय के लिए वो फॉल करती है उसके उस टाइम के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। अ बॉडी फेल 95 मीटर इन 10th सेकंड, 10वें सेकंड में जो बॉडी है वो 95 मीटर फॉल करती है। सो फाइंड द डिस्टेंस इट फेल इन द 14th सेकंड, ठीक है, 14वें सेकंड में उसने कितनी डिस्टेंस जो है वो गिरी, तो ये हमें बताना है। तो एक बार आप सभी लोग इस सवाल को खुद से ट्राई करें, है ना, 1 मिनट का आप टाइमर लगाएं एंड देन वी विल डिस्कस दिस। चलिए, सो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम फॉर विच इट फॉल्स। सो टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, राइट। अब बॉडी फेल 95 मीटर इन 10th सेकंड, 10वें सेकंड में मैं दूरी कैसे निकालूंगा, तो यहाँ पे एक देखो वेरिएबल भी लगा देते हैं, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक वेरिएबल लगा देते हैं के इंटू टी स्क्वायर। 10वें सेकंड में हम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल इन 10th सेकंड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इन 10 सेकंड्स माइनस डिस्टेंस ट्रेवल इन 9 सेकंड। देखो ये है पहला सेकंड, ये है दूसरा सेकंड, तीसरा सेकंड, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, ठीक है। अगर मैं 10 सेकंड की टोटल डिस्टेंस में से 9 सेकंड की टोटल डिस्टेंस माइनस करूंगा तो 10वें सेकंड की टोटल डिस्टेंस मुझे मिलेगी कि नहीं मिलेगी, 10वें सेकंड की, राइट। तो 10 सेकंड की टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, टी की वैल्यू आप 10 रख दो। टी की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर 10 रखूंगा तो इट इज के इंटू 10 का स्क्वायर, राइट, माइनस के इंटू दिस इज व्हाट 9 का स्क्वायर। सो वी कैन से 10 स्क्वायर 100, 9 स्क्वायर 81, सो वी कैन से 100 माइनस 81 कितना हो गया 18, सॉरी 19, ठीक है, 19 की ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10th सेकंड आ गई एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट 95 मीटर। सो 19k इज इक्वल टू 95। सो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 19 से कट गया 5 बार, k की वैल्यू आ गई 5। सो डिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ गई, क्योंकि k इज कांस्टेंट तो k की वैल्यू तो फिक्स रहेगी 5, तो 5 इंटू टी स्क्वायर। अब मुझे बताना है फाइंड द डिस्टेंस इट फेल इन 14th सेकंड, 14वें सेकंड में कितनी डिस्टेंस वो चलेगा। तो 14वें सेकंड में जो डिस्टेंस चलेगा, डिस्टेंस ट्रेवल इन 14th सेकंड, जैसा लॉजिक हमने यहां लगाया वो यहां लगाएंगे, दैट विल बी डिस्टेंस ट्रेवल इन 14 सेकंड्स माइनस डिस्टेंस ट्रेवल इन 13 सेकंड्स। सो इट इज 5 इंटू 14 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 13 स्क्वायर, 5 इज कॉमन, अंदर बचेगा 14 स्क्वायर माइनस 13 स्क्वायर विच इज व्हाट a प्लस b इंटू a माइनस b। सो a प्लस b इज व्हाट 27, a माइनस b इज 1, सो दिस बिकम्स 135 मीटर, ठीक है। सो आंसर इज व्हाट 135 मीटर। क्लियर है सभी को। चलिए अगला सवाल देखें, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 100 एंड दैट ऑफ नेक्स्ट 10 टर्म्स इज 120, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए, टाइमर लगाइए 1 मिनट का, ट्राई कीजिए सवाल को और अब सॉल्यूशन देखिए। देखो पहले 10 टर्म्स का जो सम है वो क्या है, 100 है। तो पहला टर्म मैंने मान लिया लेट सपोज a1, दूसरा टर्म मान लिया a2 एंड सो ऑन एंड दिस इज, और t1 t2 कर लो इसको। पहला टर्म है t1, दूसरा टर्म है t2 एंड अप टू t10। पहले 10 टर्म का जो सम है वो क्या है 100, नेक्स्ट 10 टर्म्स का सम है 120, नेक्स्ट 10 का होंगे t11 t12 एंड सो ऑन, नेक्स्ट इज व्हाट t20, t20 इक्वल्स टू 120। अगर मैं सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, देखो देखो पहले टर्म और 11वें टर्म का जो डिफरेंस होगा वही 12वें और सेकंड टर्म का डिफरेंस होगा, राइट। क्यों, क्योंकि यहां पर देखो, यहां पर कॉमन डिफरेंस d इंक्रीज हुआ, यहां पर भी कॉमन डिफरेंस d इंक्रीज हुआ, ठीक है। तो इन दोनों का जो गैप है वही इन दोनों का गैप होगा, और वो गैप कितना होगा, तो आप देखो जो 11 टर्म है t11 होता है ना, वो क्या होता है a प्लस 11वां टर्म क्या होगा n माइनस 1 यानी 11 माइनस 1 यानी 10d, राइट। तो आप ये देखिए कि पहले टर्म को अगर मैं a मानता हूं तो ये टर्म क्या होगा इससे 10d ज्यादा यानी a प्लस 10d। तो जब मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा तो मुझे डिफरेंस क्या मिलेगा 10d। सेम वे इन दोनों में डिफरेंस क्या मिलेगा 10d,
और सो ऑन इसमें भी 10d। कुल मिलाकर कितना हो गया 10d 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 कितने बार आया 10 टाइम्स, तो 10 इंटू 10d एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, इन दोनों का डिफरेंस, इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं, सो इट इज व्हाट 20। सो d की वैल्यू कितनी हो गई 20/100 यानी 1/5। d की वैल्यू 1/5 आ गई, हमें चाहिए पहला टर्म। तो एपी का फर्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म, तो आप देखो पहले 10 टर्म्स का जो सम होता है वो 100 दिया गया है। पहले 10 टर्म्स का जो सम है वो 100 दिया गया है। पहले 10 टर्म का सम क्या होगा, सम ऑफ 10 टर्म्स इज इक्वल टू n/2 यानी 10/2 2a प्लस n-1 यानी 10-1 यानी 9 इंटू d। d इज व्हाट 1/5, राइट, एंड दिस सम इज इक्वल टू 100। ये आपको 100 दिया गया है, राइट। 2 से गया 5 बार, 5 से गया ये 20 बार, राइट। सो वी कैन से 2a बराबर कितना आ जाएगा 20 माइनस 9/5। 20 माइनस 9/5 कितना हो गया 100 माइनस 9 विच इज व्हाट 91/5। यस, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 91/5 इंटू 10। दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। क्लियर है सभी को, दिस इज द राइट वे ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन। लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। अगला सवाल देखो, सेकंड नहीं फिफ्थ क्वेश्चन ट्राई कीजिए। यस, फिफ्थ क्वेश्चन ट्राई कीजिए सभी लोग। चलो, 12 times the date of my birth is added to 31 times the month of my birth. The sum is 531. In which month I was born? ठीक है, बड़ा लॉजिकल सा, ट्रिकी सा, प्यारा सा, छोटा सा सवाल है ना, लेकिन लॉजिकल है। 12 टाइम्स डेट ऑफ माई बर्थ, तो माई बर्थ डेट इज सपोज डी, है ना, तो 12 टाइम्स डी प्लस 31 टाइम्स मंथ यानी 31 टाइम्स एम इज इक्वल टू 531। ये किसके बराबर है 531 के बराबर है, 531 के बराबर है, राइट। 12d प्लस 31m इक्वल्स टू 531। ठीक है, बस इतना ही मुझे दिया गया और कुछ नहीं दिया गया। तो भाई आप ये कहोगे सर ये तो सॉल्व ही कैसे होगा, भाई एक ही इक्वेशन दो वेरिएबल कैसे सॉल्व करेंगे, नन ऑफ दीज वो कैन नॉट बी डिटरमिन्ड होना चाहिए, पर सी एंड डी तो ऑप्शन में नहीं है, यानी कोई ना कोई डेफिनेट आंसर है। चलो सोचते हैं, देखो 12d प्लस 31m बराबर 531 है, ठीक है। अच्छा, जो डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ है, जो डेट है वो ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है 31, बिकॉज किसी भी महीने में 31 से ज्यादा दिन तो होते ही नहीं है ना, या तो 28 का महीना हो सकता है, लीप ईयर है तो फरवरी हो सकता है 29 का या 30 का या 31 का, है ना। तो डेट की वैल्यू 31 या उससे कम ही होगी। मंथ की जो वैल्यू है वो 1 से 12 के बीच में हो सकती है, और तो कुछ हो नहीं सकती, है ना। मंथ या तो फर्स्ट हो सकता है या 12th लास्ट 12th हो सकता है, 1 2 3 4 अप टू 12, ठीक है। ये कंडीशन भी हमारे पास हिडन है यहाँ पर। तो ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, ये मैंने 12 से डिवाइड किया, तो 12 से डिवाइड करने पर इसका रिमाइंडर कितना आएगा 0, और 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 12 इंटू 4 48। देखो 12 से अगर मैंने इसको काटा, 12 से मैंने 531 को डिवाइड किया, तो 12 इंटू 4 48, बचेगा कितना 5, ठीक है 51। 12 इंटू 4 48, बचेगा कितना 3, तो रिमाइंडर आ रहा है यहाँ पर 3। तो यहाँ 3 कब आएगा जब 0 प्लस 3 जुड़ेगा, तभी तो नेट रिमाइंडर 3 आना चाहिए। तो ये 3 का रिमाइंडर कब आएगा, जब मैं मंथ रखता हूं यहाँ पर, लेट सपोज 5 रखा, तो 3 इंटू 5 31 इंटू 5, देखो 31 से डिवाइड करने पर कितना आ रहा है 31 इंटू मंथ को मैंने रखा 5, ठीक है। 12 से इसको डिवाइड किया, तो 12 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आएगा 12 इंटू 3, 12 इंटू 2 24, बचेगा कितना 7, 7 इंटू 5 35, ठीक है। 35 को 12 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा कितना 11, ठीक है। तो 3 तो नहीं मिल रहा, मतलब ये तो एलिमिनेट हो गया। लेट सपोज सितंबर को हम चेक कर रहे हैं, रैंडमली चेक करते हैं। सितंबर को चेक करें तो 31 इंटू ये कितना हो गया 9 डिवाइड बाई 12, 12 से इसको काटेंगे तो 12 इंटू 2 24, बचेगा कितना 7, 7 इंटू 9 हो जाएगा 63, और 63 को 12 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 3, जो कि हमको यहां पर चाहिए। सो आंसर इज व्हाट सितंबर, आंसर इज सितंबर। पिछली वाली कैलकुलेशन में कोई ना कोई मिस्टेक हो रही है, वो आप एक बार चेक कर लीजिएगा।
है ना, 12 से डिवाइड करोगे तो तुरंत हमारा जो है आंसर आ रहा है। पिछली वाली में क्या मिस्टेक है वो आप देख लीजिएगा एक बार, है ना। कई बार क्या होता है कि हम सवाल करते समय एक छोटी सी मिस्टेक कर देते हैं और वो मिस्टेक चाहकर भी हम देख नहीं पाते, मतलब हमारे सामने लगा। कई बार ऐसा होता है, मेरे संग एक आध बार ऐसा हो चुका है, 9 का स्क्वायर 36 लिख दिया है और मैं ये नहीं देख पा रहा हूँ कि 9 का मैंने गलती कहाँ की है ना, जबकि 9 का स्क्वायर 81 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स कई बार इनहेरेंटली आपके अंदर होती हैं और होती रहती हैं, ठीक है। तो वो आप एक बार चेक कर लीजिए उसमें कहाँ मिस्टेक है। 10 consecutive integers are arranged in ascending order, तो 10 इंटीजर है मेरे पास, 1 2 3 4 5 और अगले 5, 1 2 3 4 5, तो 10 इंटीजर हो गए। सम ऑफ फर्स्ट 5 इंटीजर्स इज 100, पहले 5 इंटीजर्स का सम 100 है, नेक्स्ट 5 इंटीजर्स का सम हमको बताना है, ठीक है। तो लोगों की आदत क्या होती है, यूजुअली जो मैथ्स वाली अप्रोच जहां तक लगाते हैं वो क्या करते हैं कि सर इसको ए मान लेते हैं, इसको a+1, इसको a+2 एंड सो ऑन, फिर इससे एक इक्वेशन बनाएंगे और ए की वैल्यू निकालेंगे और फिर इन सबको ऐड करके ए के टर्म्स में निकालेंगे और फिर ए की वैल्यू रखेंगे और इसका आंसर निकालेंगे, है ना। काफी लोग इस तरीके से कर भी रहे होंगे, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना है हमको, क्या करना है इसमें ये ध्यान से देखिएगा। आप ऐसे सोचो ना कि सब एक एक के डिफरेंस पर है, क्योंकि सारे के सारे क्या है, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स एक एक के डिफरेंस पर है। तो मैं ये कह पा रहा हूं कि ये जो नंबर है इसका पहला नंबर इसके पहले नंबर से 5 ज्यादा होगा, बिकॉज कितने ट्रांजिशन है, 1 2 3 4 5, 5 का गैप है, तो यहाँ पर +5 का गैप होगा। ऐसे इसका जो सेकंड नंबर है सेकंड नंबर से +5 होगा, थर्ड नंबर जो है थर्ड नंबर से +5 के गैप पर होगा। तो टोटल गैप कितना आ जाएगा, अगर हम टोटल गैप देखें इस तरीके से, तो 5 नंबर्स हैं तो टोटल गैप आ जाएगा 5 × 5 यानी कि 25 का। तो सीधा सीधा मेरा आंसर क्या हो गया, 125, ऑप्शन सी। डन, यस। नेक्स्ट देखो, वीडियो को पॉज करो, एक बार ट्राई करो सवाल को। द व्हीकल ऑफ मिस्टर खन्ना needs 30% more fuel at the speed of 75 than it needs at the speed of 50. At the speed of 50, Mr. Khanna can go a distance of 195 km. At the speed of 75, what distance he will travel? उम्मीद करता हूं आपने वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई जरूर किया होगा। अब देखो यहां पर दो सिनेरियो है, एक है 50 की स्पीड, ठीक है, और एक है 75 की स्पीड। 50 और 75 मैटर नहीं कर रहे हैं, मैटर क्या कर रहा है कि दो अलग अलग सिचुएशन है जहां पर बाइक के या कार का जो माइलेज है वो बदल जाता है। 50 की स्पीड पर देखो सवाल ये कह रहा है कि 30% मोर फ्यूल लगता है 75 की स्पीड पर, तो गाड़ी का जो फ्यूल है, फ्यूल कंजम्पशन जो है 30% बढ़ जाता है। 30% बढ़ने का मतलब ये है कि 10 से क्या हो गया, 13 हो गया, 10 और 13 का रेशियो हो गया। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि गाड़ी जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो कम हो जाएगी। भाई आप टंकी फुल कराकर चल रहे हो, सपोज करो कि आपने टैंक फुल करा लिया गाड़ी का। अब आपकी गाड़ी अगर ज्यादा पेट्रोल पिएगी तो आप कम डिस्टेंस चल पाओगे ना, पर प्रैक्टिकल सी बात है, गाड़ी ज्यादा पेट्रोल पी रही है यानी कम माइलेज दे रही है, और कम माइलेज दे रही है तो उतने फ्यूल में आप कम चल पा रहे हो। गाड़ी अगर कम पेट्रोल पिएगी तो आप ज्यादा चल पाओगे। तो अगर गाड़ी का फ्यूल कंजम्पशन बढ़ा तो डिस्टेंस उसी प्रोपोर्शन में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इनवर्सली प्रोपोर्शन है दोनों चीजें, है ना, प्रोवाइडेड के अमाउंट ऑफ फ्यूल इज कांस्टेंट, ठीक है। तो सेम अमाउंट ऑफ फ्यूल में अगर वो 195 चल पाता है 50 की स्पीड पर, तो 50 की स्पीड पर है डिस्टेंस 195, 13 का कितना गुना है, 13 × 1 13, 13 × 5 65, तो 75 की स्पीड पर 10 यूनिट चलेगा तो 10 × 15 डिस्टेंस आ गई 150 किलोमीटर। आंसर ऑप्शन ए। डन, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ट्राई कीजिए सभी लोग इसको एक बार, वीडियो को पॉज करो, ट्राई जरूर करो एक बार। सवाल कह रहा है हमसे, some apples are to be distributed among some boys. If 8 more apples are available, each boy gets 4 apples. If 3 less apples are available, each boy gets 3 apples. How many apples are available? So there are two ways of doing this question. पहला तरीका आप देखो, समझना मेरी बात को। देखो दोनों केसेस में क्या कांस्टेंट है, नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ बॉयज तो हम नहीं चेंज कर रहे हैं ना, एप्पल्स को बढ़ा घटा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग पर पर्सन जितने एप्पल्स मिल रहे हैं वो भी बढ़ घट रहे हैं, राइट। लेकिन नंबर ऑफ बॉयज जो है वो कांस्टेंट है। नंबर ऑफ बॉयज क्या होंगे पहले केस में, अगर यूजुअली n नंबर ऑफ एप्पल्स यहाँ पर रहते हैं और अगर 8 ज्यादा अवेलेबल है तो n+4 हो गए ना नंबर ऑफ एप्पल्स। नंबर ऑफ एप्पल्स अगर n+4 हो गए तो ईच बॉय गेट्स 4 एप्पल, तो हर एक बॉय को कितने मिले, 4 एप्पल। तो टोटल एप्पल्स को
नंबर ऑफ एप्पल्स रिसीव्ड बाय ईच बॉय से डिवाइड कर देंगे तो वी विल गेट नंबर ऑफ बॉयज। जैसे कि मैं ये कह रहा हूं कि अगर 100 एप्पल है और हर एक बॉय को अगर 25-25 एप्पल मिलते हैं तो बॉयज कितने होंगे, 4 होंगे ना, राइट। तो कैसे आया 4, 100/25, उसी तरीके से डिवाइड किया। सेकंड केस में भी बी नंबर ऑफ बॉयज हैं, ठीक है। यहां पर 2 लेस एप्पल्स आर अवेलेबल, यानी n-2 अवेलेबल है और हर एक बॉय को कितने मिलते हैं, 3 एप्पल मिलते हैं। दोनों केसेस में नंबर ऑफ बॉयज को मैं इक्वेट कर सकता हूं, वी कैन से n+4/4 बराबर n-2/3। इफ यू क्रॉस मल्टीप्लाई यू गेट 4n-8 इक्वल्स टू 3n+12, राइट। सो n की वैल्यू 12 + 8 कितनी हो गई, if 2 less apples are available each boy gets 3 apples, है ना। and if okay 8 more apples are available, 8 more था, यहाँ पर 4 more नहीं था, 8 more था, n+8। ठीक है, सो इट इज 4n-8 इक्वल टू 3n+24। सो 4n-3n यानी n की वैल्यू 24 + 8 कितनी आ गई, 32, यानी नंबर ऑफ एप्पल्स आ गए 32। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है कि हम इसको रेशियो से भी कर सकते हैं। रेशियो से कैसे कर सकते हैं, देखो ध्यान से समझना। पहले केस में हर एक बॉय को कितने मिल रहे हैं, 4 एप्पल मिल रहे हैं, और दूसरे केस में हर एक बॉय को 3 एप्पल मिल रहे हैं। हमें पता है कि नंबर ऑफ बॉयज इनटू नंबर ऑफ एप्पल्स रिसीव्ड बाय ईच बॉय इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स। अगर नंबर ऑफ बॉयज को ईच बॉय वाले एप्पल से मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ एप्पल्स रिसीव बाय ईच बॉय से, तो विल गेट टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स। अब भाई टोटल ये तो कांस्टेंट है मेरे पास, इसको मैंने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। अगर मैंने इसको फिक्स कर दिया सो जो टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स है वो ईच बॉय वाले एप्पल्स के प्रोपोर्शनल हो गए, राइट। यानी इन दोनों का रेशियो सेम हो गया। रेशियो सेम हो गया मतलब यही नंबर ऑफ एप्पल्स का रेशियो होगा। भाई हर एक बॉय को 4 मिल रहे हैं या हर एक बॉय को 3 मिल रहे हैं, तो यही रेशियो किसका होगा, टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स का होगा, बाय यूजिंग दिस लॉजिक। पहले केस में कितने कम एप्पल अवेलेबल थे, हम कह सकते हैं n से जो यूजुअली होते हैं उससे कितने कम थे, n-8। और दूसरे केस में कितने अवेलेबल थे, 2 लेस, यानी n-2 है। पहले 8 एक्स्ट्रा थे, अब 2 लेस, n-2। तो यहां से यहां तक कितने की कमी आई, 10 की कमी आई ना, +8 थे, 8 सरप्लस थे और 2 कम है, तो टोटल 10 की कमी आई। तो हम कह सकते हैं 1 यूनिट की वैल्यू 10 के बराबर, तो 4 यूनिट की वैल्यू 40 के बराबर, यानी n+8 की वैल्यू 40 हो गई, तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 32 हो गई। यस, इस तरीके से रेशियो से भी हम इसको कर सकते हैं, राइट। चलिए अगला सवाल, वीडियो पॉज कीजिए, ट्राई जरूर कीजिए। In a class of 5 students, average weight of 4 lightest students is 40 kg. Average weight of 4 heaviest students is 45 kg. What is the difference between maximum and minimum possible average weight overall? Overall जो maximum possible average और minimum possible average जो हो सकता है उसके बीच का अंतर मुझे बताना है। तो let's suppose there are 4 students, 5 students, A, B, C, D उनके weight है ascending order में, ठीक है। A is the lightest and E is the heaviest। तो 4 लाइटेस्ट स्टूडेंट्स कौन कौन से हैं यहाँ पर, A, B, C, D। तो उनका टोटल कितना हो जाएगा, A, B, C, D का जो एवरेज है वो कितना है, 40। तो टोटल कितना हो गया, 40 × 4 यानी 160। और 4 हैवीएस्ट कौन से हैं, B, C, D। तो B + C + D + E, इनका जो एवरेज है वो 45 है, तो टोटल हो गया 45 × 4 यानी 180। अगर मैं सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस कर दूंगा तो BCD से BCD कट जाएगा, आई कैन से E - A बराबर 20, ठीक है। सो E मस्ट बी इक्वल टू A + 20, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, राइट। ये कंडीशन हमें सेटिस्फाई करनी है। अब आप ये सोचो कि अगर मुझे टोटल निकालना है, देखो ओवरऑल मैक्सिमम पॉसिबल एवरेज और मिनिमम पॉसिबल एवरेज का डिफरेंस निकालना है, तो ओवरऑल एवरेज होगा क्या, ओवरऑल एवरेज होगा कैपिटल A, सपोज A + B + C + D + E डिवाइडेड बाई 5, यही तो होगा, पांचों का टोटल डिवाइडेड बाई 5। तो हमें ये पता है कि ये चारों, मैंने मान लिया कि ये तो फिक्स है, किसी एक को वैल्यू रख दो, या तो BCD की रख दो या ABCD की रख दो। तो ABCD की वैल्यू मैं रख देता हूं 160, तो ये हो जाएगा 160 + E/5, ठीक है। अब
एवरेज जो है इस पर डिपेंड कर रहा है ई पर। तो ई की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, आप ये देखो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। ई को इनफैक्ट मैं ये भी रख सकता हूं, अगर मैं ई को रखूं तो ई की जगह मैं a+20 भी रख सकता हूं, a+20, राइट, a+20। सो अगेन इट विल बिकम 180 प्लस a/5। तो नाउ इट डिपेंड्स ऑन ए। तो ए की मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, आप सोचो, मिनिमम और इसकी मैक्सिमम वैल्यू सोचो जरा। मिनिमम तो ए की वैल्यू आप कहोगे सर मैक्सिमम कितनी हो सकती है, तो मैं ये कह सकता हूं कि मैक्सिमम वैल्यू तो भाई इसकी, बिकॉज ए इज द लाइटेस्ट अमंग दीज फोर, तो मैक्सिमम कैन बी 40, 40 से ज्यादा नहीं हो सकती। वो 40 भी कब होगी, जब मैं 40 सबको बराबर रख दूंगा, राइट। अगर सबका एवरेज 40 है तो जो लोएस्ट पर्सन है उसकी मैक्सिमम वैल्यू 40 हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं आ सकती, क्योंकि जहां आपने इसको 41 किया कोई दूसरा बंदा 40 से कम हो जाएगा, फिर ये लोएस्ट नहीं रहेगा। दैट इज द प्रॉब्लम। तो इसको मैक्सिमम हम कितना रख सकते हैं, 40, वो भी उस केस में जब मैं 40 40 40 40 सबको रखूंगा। तो 4 लाइटेस्ट का जो वेट है मैं जो है बराबर रख दूंगा, 40 40 40 40, है ना, तो 40 के बराबर। आप कहोगे सर और कम कर दो ना, क्योंकि 40 तो फिर सब बराबर हो गए, तो मैं कहूंगा 39.999999 रख दो, दैट इज ऑलमोस्ट 40, है ना। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 40 हो सकती है। और क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है, बिल्कुल नहीं, बिकॉज अगर इसको मैं 40 रखूंगा तो 40 + 20 60 हो जाएगा, एंड ई की वैल्यू डेफिनेटली 60 तो हो ही सकती है, बिकॉज इनका एवरेज 45 है एंड ई इज अबव एवरेज बिकॉज ई इज द हाईएस्ट, तो ये डेफिनेटली इट कैन बी 60। ठीक है, नाउ ए की मिनिमम वैल्यू आप कहोगे सर 0 रख देते हैं, ठीक है, मैं भी कहता हूं 0 रख देते हैं। 0 जहां आप रखोगे ना, ए की वैल्यू 0 रखने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन होता क्या है कि ए पर डिपेंड कर रही है ई की वैल्यू। जब आप ए की वैल्यू को 0 रखोगे सो इट विल बिकम ई विल बिकम 0 + 20 यानी कि 20। पर क्या ई की वैल्यू 20 हो सकती है, नो, ई कैन नॉट बी बिलो एवरेज, बिकॉज इन 4 लोगों में ई इज हाईएस्ट और एवरेज ही 45 है, तो ई की वैल्यू 20 कैसे हो सकती है, हो ही नहीं सकती, राइट। तो इसकी वैल्यू 0 हम नहीं रख सकते, राइट। तो क्या रखना पड़ेगा, तो देखो आप ई की वैल्यू मैक्सिमम कितनी रख सकते हो, आप कम से कम मिनिमम ई की वैल्यू मिनिमम कितनी रख सकते हो, 45, जब चारों को बराबर रखो तो ई की मिनिमम वैल्यू 45 हो सकती है, बिकॉज इट कैन बी एवरेज और अबव एवरेज, इट कैन नॉट बी बिलो एवरेज बिकॉज ही इज द हाईएस्ट, सो वी कैन से 45। तो अगर मैंने ई को 45 रखा मतलब ए की वैल्यू कितनी आएगी, ए की वैल्यू रखनी पड़ेगी मुझे मिनिमम 25, राइट। ए की मिनिमम 25 रखोगे तब ई की मिनिमम वैल्यू 45 आएगी, राइट। तो इनका जो मिनिमम एवरेज हो गया वो कितना हो गया, 180 + 25 यानी कि 205/5, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई, 180 + 40 यानी 220/5, तो ये हो गया 41, और ये कितना हो गया 44, और इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो कितना है 3। डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम इज व्हाट 3 kg, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्लियर है सभी को, यस और नो, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। A can do a task in 18 days, B can do the same task in 24 days, C can destroy the whole work in 36 days. A and B work for first X days together. After that, C also joined them and remaining work is completed in X plus 4.8 days. Find how many days all three work together. ठीक है, कितने दिनों तक इन तीनों ने साथ साथ काम किया। तो देखो, A काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकता है, और सी इज अ डिस्ट्रॉयर, सी इस काम को डिस्ट्रॉय कर सकता है 36 दिन में। तो अगर हम इनका एलसीएम लें तो कितना आएगा 72। ए की कैपेसिटी कितनी हो गई 4, बी की हो गई 3, और सी की कितनी हो गई 2, और इसके आगे लगा देते हैं माइनस, क्योंकि ये डिस्ट्रॉयर है तो ये नेगेटिव काम करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा चीजों को, ए और बी बनाएंगे और ये बिगाड़ेगा। ए एंड बी वर्क टुगेदर फॉर फर्स्ट एक्स डेज टुगेदर। ए एंड बी ने एक्स डेज काम किया, मतलब इन्होंने कितना बना लिया, 7 के रेट से काम करेंगे, एक्स डेज तक इन्होंने काम किया। उसके बाद सी भी इनको ज्वाइन कर लेता है, ठीक है, सी ज्वाइन कर लेगा तो 4 और 3 7 -2 कितना 5 के रेट से काम होगा। अब 5 के रेट से काम होगा, और काम होता है x + 4.8 डेज में, ठीक है। सो हम कह सकते हैं टोटल वर्क इक्वल्स टू 72। तो 7 + 5 हो गया 12x
दिस इंटू 4.8 इज वॉट 24, 24 इसमें से माइनस हो जाएगा 72 में से, तो बचेगा 48। तो x की वैल्यू आ गई 4। तो हमसे पूछा है कि ऑल थ्री ने मिलकर कितने दिन काम किया साथ में, तो ये ऑल थ्री ने मिलकर ये काम किया कितने दिन, x प्लस 4.8 यानी 4 प्लस 4.8 यानी 8.8 डेज, ऑप्शन ई, राइट। टाइम एंड वर्क का एक नॉर्मल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको ट्राई करें वीडियो को पॉज करके एक बार। 1 unit of x% alcohol is mixed with 3 units of y% alcohol to give 60% alcohol. If x is greater than y and if y is an integer, how many integer values x can take? Again, a very beautiful question, बहुत ही शानदार सवाल है। देखो 1 यूनिट x% एल्कोहल की और 3 यूनिट y% एल्कोहल वाले सॉल्यूशन की हमने मिलाई। जब आप इनको मिलाएंगे तो नेट अल्कोहल कितना आएगा, 1 इंटू एक्स यानी कि x प्लस 3 इंटू वाई, n1 इंटू a1 n2 इंटू a2 डिवाइड बाई n1 प्लस n2 यानी कि 3 प्लस 1 4, एंड नेट अल्कोहल इज व्हाट 60%, दिस इज 60। सो वी कैन से x प्लस 3y की वैल्यू आ जाएगी 240। यहां तक तो सभी लोग कर लेंगे। उसके बाद मेन समस्या शुरू होती है कि सर इसके आगे कैसे करें, राइट। चलिए इसके आगे भी करेंगे। देखो 3y की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 240 माइनस एक्स। पहले खुद से ट्राई कर लेना, ये नहीं कि डायरेक्ट मूवी की तरह सॉल्यूशन देख रहे हो, राइट। पहले एक बार खुद से ट्राई जरूर करना। y की वैल्यू 3 से अगर डिवाइड किया तो 80 हो गया, माइनस एक्स बाई 3, 3 को इधर लेकर डिवाइड कर दिया मैंने, ये हो गई y की वैल्यू मेरे पास x के टर्म्स में। नाउ हमें कहा गया कि x की वैल्यू y से बड़ी होनी चाहिए। सवाल कहता है हमसे x मस्ट बी ग्रेटर देन y, ये कहा गया है। अच्छा x की वैल्यू तो x है और y की वैल्यू x के टर्म्स में कितनी है, 80 माइनस एक्स बाई 3, 80 माइनस एक्स बाई 3, राइट। अच्छा तो दिस इज 2x बाई 4x बाई 3 ग्रेटर देन 80, इससे गया 20 टाइम्स, मतलब x की वैल्यू 60 होनी चाहिए, 60 से बड़ी। यहां से आ गया x की वैल्यू 60 से बड़ी होनी चाहिए। और डेफिनेटली x एक परसेंटेज वैल्यू हो, आप ये देख पा रहे हो ना कि x एक परसेंटेज वैल्यू है, तो x की वैल्यू 100 से तो कम होनी चाहिए ना, राइट, 100 या उससे कम, राइट। यानी कि x की जो रेंज है वो 60 से लेकर 100 तक होगी, ये मैंने देख लिया। क्योंकि परसेंटेज वैल्यू है तो 100 से ज्यादा तो हो नहीं सकती ना, किसी भी सॉल्यूशन में 100% से ज्यादा अल्कोहल कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता, राइट। तो 60 से 100 तक होनी चाहिए। अच्छा x शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 3, कैन आई से दैट, क्योंकि y एक इंटीजर है, यहां पर बोला है कि y इज एन इंटीजर, और y इंटीजर कब आएगा, जब राइट साइड इंटीजर होगा, और राइट साइड इंटीजर कब होगा, जब x 3 से कैंसिल होगा, मतलब x हैज टू बी अ मल्टीपल ऑफ 3। x अगर 3 का मल्टीपल है तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, बिकॉज x जो है 60 से बड़ा होगा, ये हमें पता है, तो x की कम से कम वैल्यू 63 होगी, 3 का मल्टीपल, फिर 66 होगी, एंड सो ऑन अप टू कहां तक जाएगी, 100 से कम, 100 से कम 3 का मल्टीपल है 99। और उसके करस्पॉन्डिंग आप y की वैल्यू भी एक बार चेक कर लो कितनी आ रही है। देखो y की वैल्यू आ रही है x बाई 3 मैंने किया, तो वी कैन से दिस इज 63 बाई 3 यानी 21, 21 इसमें से माइनस करेंगे 59, फिर 66 बाई 3 यानी 22, 22 इसमें से माइनस करेंगे 58, रिवर्स ऑर्डर में चलेगी, ये बढ़ रहा है ये घटेगा, भाई कहां तक जाएगा, 99 आप रखोगे तो 33 आएगा, 33 इसमें से माइनस करेंगे तो 47, ठीक है, यस। तो हाउ मेनी वैल्यूज कैन x टेक, x कैन टेक दीज वैल्यूज, 63 टू 99 कितनी वैल्यू है, तो ये दे आर, तो जितनी वैल्यू ये है y की उतनी वैल्यू ये है ना, जितनी वैल्यू ये है उतनी ही वैल्यू ये है, राइट। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, दिस इज 21 इंटू 3, दिस इज 22 इंटू 3 एंड दिस इज 33 इंटू 3, राइट। तो 21 से 33 तक कितनी वैल्यू होती है, 13 वैल्यू होती है कि नहीं होती, तो 13 इज करेक्ट आंसर। दीज आर हाउ मेनी वैल्यूज, 13 वैल्यूज, या 47 टू 59 काउंट कर लो, 13 वैल्यू, यस। सो द आंसर इज ऑप्शन डी 13। बहुत ही बढ़िया सवाल था। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 12, इसको ट्राई करो एक बार वीडियो पॉज करके। सवाल क्या है देखिएगा, इफ फातिमा सेल्स 60 आइडेंटिकल टॉयज एट 40% डिस्काउंट ऑन प्रिंटेड प्राइस, देन शी मेक्स 20% प्रॉफिट, ठीक है। 10 ऑफ दीज टॉयज आर डिस्ट्रॉयड इन फायर, 10 टॉय क्या हो गए, फायर में, आग में जल गए, डिस्ट्रॉय हो गए। While selling the rest, how much discount should be given on printed price
so that she can make the same amount of profit. ठीक है, 60 टॉयज अगर वो बेचती है 40% डिस्काउंट पर, ठीक है, देन शी मेक्स 20% प्रॉफिट। यानी आप ये समझो कि जब मुझे डिस्काउंट परसेंट और प्रॉफिट परसेंट दिए जाते हैं तो मैं क्या निकाल सकता हूं, सीपी और एमपी का रेशियो निकाल सकता हूं। कैसे? सो यू शुड नो दिस, और एल्स यू कैन गो बाय रेशियो मेथड और समथिंग एल्स। अगर आपको ये पता है तो बहुत अच्छी बात है। 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ये सीपीएमपी का रेशियो होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहां पर सीपीएमपी का रेशियो क्या आएगा इन वैल्यूज के अकॉर्डिंग, आप देखो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट इज 40, तो 100 माइनस 40 कितना हो गया 60, एंड 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट यानी 100 प्लस 20 यानी कि इट इज 120, यानी सीपीएमपी का रेशियो 1:2 आ गया। ये बात पक्की है? यस, सीपीएमपी का रेशियो 1:2 आ गया, मतलब मैं कह सकता हूं कि सीपी, एमपी, एनएसपी, ये तीन चीजें आप ध्यान में रखें, ठीक है। अगर मैंने सीपी माना 10 रुपए तो एमपी कितना हो जाएगा 20 रुपए, और डिस्काउंट कितना या प्रॉफिट कितना हो रहा है 20% का, 20% का प्रॉफिट मतलब 10 प्लस 2 12 रुपए पर आप बेच रहे हो, राइट। और आप ऐसे कितने टॉयज बेच रहे हो, 60 आइडेंटिकल टॉयज बेच रहे हो, है ना। तो अगर मैं 60 टॉयज का मल्टी निकालूं यहां पर 60 टॉयज का, ये तो एक टॉय की बात हुई, 60 टॉयज का कितना हो गया 600, 60 into 20 1200 एंड 60 into 12 720, राइट, ये हो गया। अब सवाल ये कह रहा है कि 10 ऑफ दीज टॉयज आर डिस्ट्रॉयड इन फायर, 10 टॉय खराब हो गए, तो अब मैं जब ये जो बंदी है फातिमा, ये जब बेचेगी तो कितने बेच पाएगी, सिर्फ 50 बेच पाएगी, 50 बेच पाएगी। तो while selling the how much discount should be given to get the same amount of profit, तो आप देखो कि प्रॉफिट सेम चाहिए ना, मतलब आप 1200 रुपए प्राइस था, ठीक है, या फिर आप ये देखो 50 टॉयज की मैं बात कर रहा हूं, सीपी तो मेरे पास 600 रुपए ही था, और एसपी भी उतना ही होना चाहिए, क्योंकि आपने खरीदते समय तो 60 ही खरीदे थे ना, डिस्ट्रॉय हो गए वो अलग बात है, पैसा तो आपने 600 रुपए पे किया था, और एसपी भी आपका उतना ही होना चाहिए क्योंकि आपको सेम प्रॉफिट चाहिए। सीपी सेम है तो एसपी भी सेम रहना चाहिए, तभी तो प्रॉफिट सेम रहेगा। अच्छा, अब आप बेच कितना पाओगे, केवल 50, तो 50 का एमआरपी निकालोगे ना, क्योंकि जब आप बेचने के लिए देखोगे शॉप पर रखोगे चीजों को तो 50 का एमआरपी आप रखोगे, क्योंकि 50 डिस्प्ले में आप रख पाओगे, तो 50 इंटू 20 कितना हो गया 1000 रुपए, यानी 1000 रुपए का आर्टिकल आपको 720 में बेचना है, तो आप कितने का डिस्काउंट दे रहे हो, 280 का डिस्काउंट दे रहे हो। 280 रुपए 1000 का कितना परसेंट है, 28%, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। यस, क्लियर है। चलिए, तो मैंने पूरा कॉन्सेप्ट के साथ आपको ये समझा दिया है, समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। और किसी भी सवाल का आपके पास कोई भी ऑल्टरनेट मेथड अगर निकलता है ना, तो आई वुड रियली अप्रिशिएट इट, आप कमेंट सेक्शन में बाद में टाइप करके मुझे जरूर बताना कि सर ये सवाल ऐसे भी हो सकता था, है ना, ताकि और लोगों को भी सीखने को मिले। A solid metallic cube is melted to form 5 solid cubes whose volumes are in the ratio of this, ठीक है। The percentage by which the sum of the surface areas of 5 cubes exceed the surface area of original cube is nearest to what? तो 5 क्यूब के अगर वॉल्यूम क्या होता है, क्यूब की साइड का क्यूब, ये किस रेशियो में 1 1 8 27 27, तो साइड किस रेशियो में होगी, इसका क्यूब रूट ले लिया 1, ये 1, इसका क्यूब रूट 2, इसका क्यूब रूट 3 एंड दिस इज आल्सो 3। Percentage by which the sum of the surface areas of 5 cubes exceeds the surface area of original cube। तो इसकी साइड अगर 1 है तो सरफेस एरिया क्या होता है क्यूब का 6 टाइम्स ए स्क्वायर, बिकॉज क्यूब का हर एक फेस एक स्क्वायर होता है, और 6 फेस होते हैं, तो टोटल एक फेस का एरिया ए स्क्वायर, तो 6 फेसेस का हो गया 6 ए स्क्वायर, तो इसका एरिया हो गया 6 टाइम्स 1 स्क्वायर प्लस ये 1 स्क्वायर, बिकॉज 6 सब में कॉमन आएगा ना, तो 6 मैंने कॉमन ले लिया, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर, सो वी कैन से इट इज 6 into 9 प्लस 9 18, 18 प्लस 4 22, 22 प्लस 2 26, ये हो गया। और ओरिजिनल क्यूब की साइड कितनी होगी, ओरिजिनल क्यूब की साइड कितनी होगी, इन सब का सम, राइट, इन सब का सम आप करोगे तो, सॉरी एक सेकंड, ओरिजिनल क्यूब की साइड हम कैसे निकालें, नॉट इन सब का सम,
ओरिजिनल क्यूब की साइड हम कैसे निकालेंगे? तो ओरिजिनल क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा? देखो जब भी हम किसी भी चीज को मेल्ट करते हैं ना, तो एक चीज सेम रहती है जो कि है वॉल्यूम। तो ओरिजिनल क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा? इन सब का सम, इन सारे क्यूब्स के वॉल्यूम का सम। तो ओरिजिनल क्यूब का वॉल्यूम हो गया इन सब का सम, यानी 1 + 1 + 8 + 27 + 27। So just add these numbers, you'll get 27, 27, 54, 54 + 9 कितना हो गया? 63 और 1 64। तो ओरिजिनल क्यूब की साइड हो गई, वॉल्यूम होता है साइड का क्यूब, तो ए डैश मान ली इसकी साइड, साइड का क्यूब, तो ए डैश की वैल्यू कितनी आ गई? इसका क्यूब रूट यानी कि 4। तो ओरिजिनल क्यूब की साइड अगर 4 हो गई तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया? 6 × 4 स्क्वायर, यानी कि 6 × 16। ठीक है, तो बाय द परसेंटेज बाय विच द सरफेस एरिया ऑफ दीज 5 क्यूब्स, यानी कि ये वैल्यू इससे कितना एक्सीड कर रही है, ये वैल्यू इससे कितना एक्सीड कर रही है परसेंटेज में। तो परसेंटेज एक्सचेंज निकालना है तो हम दोनों वैल्यूज का रेशियो निकाल लें। 6 × 26 और 6 × 16 का आप रेशियो देखो, रेशियो क्या होगा? 6 से 6 कट जाएगा, ये रेशियो आएगा 13:8। अगर मैं यहाँ पर चेंज देखूंगा तो 5 का चेंज है 8 पर, तो इट इज 5/8 × 100। ठीक है, 5/8 × 100। 5/8 का मतलब होता है 62.5%। और सवाल ये पूछ रहा है कि इट इज नियरेस्ट टू विच ऑफ द ऑप्शन, तो ये किसके नियरेस्ट है? ऑप्शन सी के नियरेस्ट है, राइट। सो दैट्स हाउ वी विल सॉल्व दिस मेंसुरेशन क्वेश्चन। A person bought 864 articles and sold 800 of them for the price he paid for 864 articles। है ना, 800 आर्टिकल उसने उतने प्राइस में बेच दिए जितने में उसने 864 खरीदे। जितना फायदा हो गया ना उसको, मतलब जितने खरीदने में उसने पे किया ना प्राइस, उतने ही प्राइस उसको कम मिल गया सिर्फ 800 बेचकर। मतलब 64 टॉयज का उसको फायदा हो गया, 64 टॉय अभी उसके पास है। ठीक है, he sold the remaining articles at the same price per article he as the other 800। ठीक है, रिमेनिंग को उसने उतने ही प्राइस पर बेचा जितने पर उसने एट द सेम प्राइस पर आर्टिकल एज द अदर 800। तो बाकी बचे हुए को भी उतनी प्राइस पर बेचा जिस प्राइस पर वो बेच रहा है। तो परसेंटेज गेन ऑन द एंटायर ट्रांजैक्शन इज व्हाट? ठीक है, पूरे ट्रांजैक्शन पर परसेंटेज गेन क्या है? देखो यहां पर आर्टिकल्स का रेशियो आप देखो कितना आ रहा है, 864 में से मैं कह रहा हूं 800, 864 800 का आप रेशियो देखना कितना आ रहा है। 8 से गया ये 108 बार, 8 से गया 100 बार। ठीक है, 4 से काट दिया 27 बार, 4 से काट दिया 25 बार। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आर्टिकल्स को इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू ना लेकर छोटी वैल्यू ले लेता हूँ, 27 और 25। तो मेरे पास कितने आर्टिकल थे? 27 आर्टिकल थे। मैंने इनको लेट सपोज 1 रुपए के प्राइस पर खरीदा था। 1 रुपए के प्राइस पर अगर मैंने खरीदा था तो मैंने कितना रुपया पे किया था? 27 × 1 यानी 27 रुपए, है ना, 27 रुपए मैंने पे किया था। ठीक है, अब इसमें से मैंने 25 बेच दिए और मेरे पास बचे कितने हैं? अब 2 आर्टिकल और बचे हैं, राइट। ये जो मैंने 25 बेचे हैं ना, वो कितने रुपए में बेचे हैं? जितने मैंने ये पूरे आर्टिकल खरीदे थे, 27 रुपए। यानी इन 25 रुपए की जो 25 आर्टिकल्स की जो कीमत है ना, वो कितनी है? 27 रुपए, है ना। ये मैंने 27 रुपए में बेचे हैं। ठीक है, और उसी रेट से मैंने इसको भी बेचा है ना। जिस रेट से इनको बेचा उसी रेट से इनको बेचा है। मतलब जितना परसेंटेज प्रॉफिट मैंने इस पर कमाया उतना ही परसेंटेज प्रॉफिट उस पर कमाया। तो दोनों पर परसेंटेज प्रॉफिट सेम होगा, तो मैं दोनों को अगर कंबाइन भी करूंगा तो भी परसेंटेज प्रॉफिट सेम आएगा। देखो कैलकुलेशन से बचने का आपको रास्ता बता रहा हूं कि इन 25 आर्टिकल को मैंने जिस रेट पर बेचा उसी रेट पर, उसी पर आर्टिकल रेट पर मैंने इसको भी बेचा। खरीदा दोनों को सेम रेट पर था, 1 रुपए के रेट पर। तो जिस रेट पर इसको बेच रहा हूं उसी रेट पर अगर उसको बेच रहा हूं तो दोनों केस में परसेंटेज प्रॉफिट सेम ही होगा ना। तो किसी एक पर निकाल लो परसेंटेज प्रॉफिट, कहानी खत्म। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर 25 रुपए की चीज को मैंने 27 रुपए में बेचा, मतलब 2 रुपए का प्रॉफिट कमाया ना, तो 2 रुपए का प्रॉफिट अगर मैं 25 पर कमा रहा हूं तो मैं कितना प्रॉफिट कमा रहा हूं? क्या नहीं, से 8% का प्रॉफिट कमा रहा हूं। यस, तो इनके लिए पर आर्टिकल रेट निकालने की जरूरत ही नहीं है आपको, राइट। आप क्या करोगे कि सर पहले सीपी निकालते हैं, सीपी हो गया 27 रुपए। ठीक है, लेंदी प्रोसेस बता रहा हूं क्या होगा। एसपी निकालते हैं सर इन आर्टिकल का। अब जो 864 और 800 लेकर चलेगा उसके लिए तो भूल ही जाओ, उसके लिए तो काफी लेंदी हो जाएगा।
चलो आप इतना पहुंच गए, इसके बाद भी लेंदी प्रोसेस लोग करते हैं कि यहाँ पर मैंने इसको 27 रुपए में बेच दिया, बाकी जो 2 आर्टिकल बचे हैं मैं उसको किस रेट पर बेचूंगा, इसी रेट पर बेचूंगा जिस रेट पर इनको बेचा। तो इसका रेट क्या है, 27/15। एक आर्टिकल की कीमत कितनी होगी, 27/25। भाई 25 आर्टिकल आपने 27 में बेचे, तो एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 27/25 हो गया। तो अगर मैं इनका रेशियो निकालूं सीपीएसपी का, तो आप देखो 27:27 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा 1 + 2/25। ये सीपीएसपी का रेशियो हो जाएगा, 27 से 27 कट जाएगा। अल्टीमेटली 1:2, दिस इज 27/25, so this will become 25:27, and now you will see कि 2/25 का ही प्रॉफिट है। 2/25 इंटू 100 करोगे कितना आएगा, 8%। इतने लंबे प्रोसेस को करने की जरूरत ही क्या है ना, कॉमन सेंस लगाइए तो आप इस सारी कैलकुलेशन से बच सकते हैं। ठीक है, ये सब करने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल देखिए, Geeta sells 2 objects A and B at the same price such that she makes a profit of 20% on object A and loss of 10% on object B. ऑब्जेक्ट ए पर 20% का प्रॉफिट होता है, ऑब्जेक्ट बी पर लॉस होता है 10% का। ठीक है, ओके। तो 20% का प्रॉफिट यानी कि 5 रुपए की चीज को 6 रुपए में बेचा, और 10% का लॉस मतलब 10 की चीज को 9 पर बेचा। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो दी गई है वो दी गई है कि सेम प्राइस पर बेचे हैं दोनों, सेम प्राइस पर बेचे हैं। मतलब मैं सेलिंग प्राइस को सेम बनाऊंगा कैसे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको 2 से, तो दोनों 18 बन जाएंगे। ये कितना हो जाएगा, 15 रुपए, ये हो गया 18 रुपए, ये कितना हो गया 20 रुपए, और ये हो गया 18 रुपए। यहाँ प्रॉफिट हो गया 20% या 10% का लॉस हो गया। आगे बोला है शी इंक्रीज द सेलिंग प्राइस सच दैट ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी आर स्टिल सोल्ड at an equal price and a profit of 10% is made on object B। तो B पर मुझे 10% का प्रॉफिट चाहिए, तो इसमें इसका 10% 2 रुपए होगा, मतलब मैं इसको 22 पर बेचूंगा। और स्टिल बोथ आर सोल्ड एट इक्वल प्राइस, दोनों को मैं इक्वल प्राइस पर ही बेच रहा हूं, तो इसको भी मैं 22 पर ही बेच रहा हूं ना, दोनों का प्राइस सेम है अभी भी, है ना। तो देन प्रॉफिट मेड ऑन ऑब्जेक्ट ए इज व्हाट, तो ए पर प्रॉफिट कितना होगा मेरे पास, 7 रुपए, 15 रुपए सीपी और 22 एसपी है, 7 का प्रॉफिट हो रहा है 15 पर इंटू 100, 50% से थोड़ा कम ही होगा, है ना। 700/15 आप करोगे तो कितना आएगा, 15 × 4 60, है ना। 15 × 4 60 हो गया, 10 बचा, 15 × 6 90, 10 बचेगा, 46.66% आएगा, है ना। तो 46 पॉइंट समथिंग परसेंट यानी कि नियरेस्ट टू व्हाट, 47%, 47% इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, और ये आखिरी सवाल है सेशन का, और ये आपके लिए है होमवर्क। ठीक है, सभी लोग इसको ट्राई करेंगे और कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, ये बेहतरीन सवाल आपके लिए, आपको कोई पैसा नहीं पे करना। अगर आप रेगुलर बेसिस पर ऐसे सवालों की प्रैक्टिस करेंगे हमारे साथ, हमारे सेशंस में जुड़कर, तो आपका सिलेक्शन वैसे ही हो जाएगा। कोई कोचिंग वोचिंग करने की भी आपको जरूरत नहीं है। बढ़िया तरीके, जैसे जैसे मैं तरीका बता रहा हूँ ना, कि जैसे ही सवाल आया उस वीडियो को पॉज किया और आपने फिर सॉल्व किया और फिर सॉल्यूशन देखा, राइट, तो इससे ही आप सीख जाओगे अपने आप ही। अगर आप ऑलरेडी कोचिंग कर रहे हो तो कोई बात नहीं है, अच्छी चीज है। आपका साथ में यहाँ पर पूरा का पूरा रिवीजन फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। बस इस सेशन की फीस इतनी है कि आप इसको, अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ इसको शेयर करें। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा, है ना, और ऐसे सेशन में आगे भी लेकर आता रहूंगा, उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो इसके लिए आप वीडियो को, जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच।